3 मार्च और क्लास बीच में ब्रेक हो गई, उसको वहीं से दोबारा शुरू करते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल नए क्वेश्चन जो हमने रीड एंड राइट की बुक में नहीं देखे हुए। जून 2023। पहला क्वेश्चन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखे। तो स्टेटमेंट बेटा आपको आनी चाहिए, नोट्स में मौजूद है। उसके बाद ये वाली डेरिवेशन, इसको देखते ही आप समझ जाएंगे ये केपलर लॉ है, और केपलर लॉ को आपने ड्राइव करना है। अलबत्ता यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ से काम शुरू हो जाएगा टॉपिक समझने वाला कि ये क्या चीज है। तो जरा गौर से सुने। क्वेश्चन बेटा ये है कि अर्थ का मास इतना है, ठीक है, टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे, जो भी सवाल आएगा हर तरह का सवाल हम लोगों को करना है। अर्थ का मास इतना है, अर्थ का रेडियस इतना है, हमारी जमीन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सर ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, ये इसके अंदर 3 खास बातें होती हैं। पहली बात तो ये कि इसकी जमीन के अराउंड जब ये रिवॉल्व करती है, जब जमीन के अराउंड घूमती है, तो जमीन के अराउंड रिवॉल्व करने में, जमीन के अराउंड रिवॉल्व करने में इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स का होता है। ठीक है जनाब, ये हमें पता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बताइए ये सैटेलाइट अर्थ से कितनी हाइट पर है। इसकी अर्थ से हाइट मालूम करना है। ठीक है जनाब, कैसे अर्थ से हाइट मालूम करेंगे? तो अर्थ से हाइट मालूम करने के लिए ये बताइए इन्होंने हमें दिया क्या है। सर इन्होंने हमें मास दिया है, रेडियस दिया है, टाइम हमें पता है। रेडियस दिया है और टाइम हमें पता है। सर अब रेडियस और टाइम पता है ना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला। इस फार्मूले में आना बेटा, 4 पाई स्क्वायर टाइम, नहीं सर टाइम नहीं, आर क्यूब है। आर कैलकुलेट करना है, ऑर्बिटल रेडियस कैलकुलेट करना है। मैं ये वाला फार्मूला लगा रहा हूँ बेटा, ये वाला फार्मूला वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। 4 कांस्टेंट, पाई स्क्वायर कांस्टेंट, रेडियस, रेडियस ऑर्बिटल रेडियस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑर्बिटल रेडियस इज इक्वल टू जी। सर जी होता है 6.673 एक्सपोनेंट -11। एम अर्थ का मास सर दिया हुआ है 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg। ठीक है जनाब, और कोने पे लिखा हुआ है टाइम स्क्वायर। सर वो जो टाइम स्क्वायर है ना, वो टाइम होगा 24 आवर्स का, और 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्जन करने के लिए ये नंबर होगा। ये एक ही लाइन में जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये एक ही लाइन में। अब आप लोगों ने असल में कैलकुलेट करना है रेडियस। ये वाला स्टेप लिख लें, मैं आपसे कैलकुलेटर नहीं चलवाऊंगा। अगर हम लोग कैलकुलेटर चलाने बैठेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। कैलकुलेटर नहीं चलाइएगा। यहां तक अपना कॉपी कर लें जल्दी से। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करके पहले निकालोगे आर। सर ये जो आर होगा ना, ये आर होगा बेटा ऑर्बिटल रेडियस। सर ऑर्बिटल रेडियस का मतलब क्या है? ऑर्बिटल रेडियस का बेटा मतलब ये है कि ये हमारी जो जमीन है, ये जमीन के अंदर के रेडियस को मैं लिख रहा हूं स्मॉल आर। जमीन के ऊपर ये हाइट है, इस हाइट पर सैटेलाइट उड़ रही है। तो जमीन के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, इट इज कैपिटल आर, एंड दिस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच। आर प्लस एच, एंड दिस आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस को मैंने स्मॉल आर कह दिया। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले बेटा आप लोग कैलकुलेट करोगे कैपिटल आर। तो सर कैपिटल आर का रिजल्ट मैं मार्किंग स्कीम से देख के लिख रहा हूं, ये आएगा 4.22 एक्सपोनेंट 7। ये कैपिटल आर आ गया। इस कैपिटल आर में रिप्लेस करोगे अर्थ का रेडियस प्लस हाइट। आपको कैलकुलेट करना है हाइट, तो अर्थ का रेडियस सर वहां जाकर हो जाएगा माइनस। तो 4.22 एक्सपोनेंट 7 में से अर्थ का रेडियस करना पड़ेगा माइनस 6.37 एक्सपोनेंट 6, ये माइनस करना पड़ेगा। अब जब माइनस करोगे ना, तो अब आपको मिल जाएगी हाइट, और हाइट आपको मिल रही है 3.6 एक्सपोनेंट 7।
3.6 एक्सपोनेंट 7। तो ये हमारे लिए बन गया, अर्थ से इतनी हाइट पर सैटेलाइट को उड़ाओगे और अगर आपने उसके घूमने का टाइम पीरियड 24 आवर्स रखा, ऑर्बिट करने का टाइम 24 आवर्स रखा, तो उसका रेडियस इतना होगा, ऑर्बिटल रेडियस, पर जमीन से हाइट 3.6 एक्सपोनेंट 7 मीटर होगी। तो आपस की बात है, ये बिल्कुल मासूम सा सवाल था। और याद रखिएगा, जून जुलाई में जो पेपर होते हैं नॉर्मल से पेपर आते हैं, जून जुलाई का पेपर हमेशा नॉर्मल आपको मिलेगा। अच्छा जी, और आगे चले। कह रहे हैं एक दूसरा सैटेलाइट है, वो भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वो भी अर्थ के अराउंड घूम रहा है, सेम ऑर्बिटल रेडियस है, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस भी सेम है, टाइम पीरियड भी सेम है, सेम ऑर्बिटल रेडियस सेम ऑर्बिटल टाइम। तो फिर करना क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करनी है, एंगुलर स्पीड। तो ये आपको बिला वजह से तंग किया है एक दूसरा सैटेलाइट, भाई इसके अंदर तब सारी बातें वही हैं, भाई दो बातें डिफरेंट होनी चाहिए थी, रेडियस और टाइम, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, रेडियस भी सेम है, टाइम भी सेम है, तो भैया एक तरह से ये वही वाला सैटेलाइट है, बस नाम रख दिया अनदर सैटेलाइट। एंगुलर स्पीड कैलकुलेट करना है सर, एंगुलर स्पीड का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, टू कॉन्स्टेंट है, पाई कॉन्स्टेंट है, टाइम लोगे 24 आवर्स का, सर आवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, और सर अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 7.3 एक्सपोनेंट -5, और इसकी यूनिट होगी बेटा रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। तो आपस की बात है, ये इंतहाई बचकाना सवाल था। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि डिस्पाइट हैविंग सेम ऑर्बिटल पीरियड वही है, सब कुछ वही उन्होंने रखा हुआ है, पर कह रहे हैं द ऑर्बिट ऑफ दिस सैटेलाइट इज नॉट जियो स्टेशनरी, पर वो जियो स्टेशनरी नहीं है, वो जियो स्टेशनरी नहीं है, पीरियड भी वही है, रेडियस भी वही है, सब सारी बातें वही हैं, पर वो जियो स्टेशनरी नहीं है। भाई अगर जियो स्टेशनरी नहीं है, ठीक है जनाब, तो बताइए उसमें क्या ऐसी दो बातें हो सकती हैं जो जियो स्टेशनरी में होती हों और हम इसको अपोजिट कर दें। तो आपको याद है, जियो स्टेशनरी में पढ़ाते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सर जियो स्टेशनरी ना वेस्ट से ईस्ट घूमता है, वेस्ट से ईस्ट घूमता है। तो ये वाला सैटेलाइट अगर जियो स्टेशनरी नहीं है तो उसको उल्टा कर दो, ये घूम रहा होगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑर्बिटल मोशन। उल्टा करना है भाई, सीधा तो हमें पता है, हमें सीधा पता है जो जियो स्टेशनरी होता है वो वेस्ट से ईस्ट होता है, इसको उल्टा करना है तो हमने कह दिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको याद हो जो जियो स्टेशनरी होता है, सर उसके अंदर ये हमारी जमीन है बेटा, इस जमीन में ये वाली लाइन इक्वेटर होती है, ये वाली लाइन पोल होती है। तो हम लोग जो जियो स्टेशनरी पढ़ते हैं वो इक्वेटर पे घूमता है, इक्वेटर पे घूमता है। हम लोग जो जियो स्टेशनरी पढ़ते हैं वो इक्वेटर पे घूमता है, इसको जियो स्टेशनरी नहीं बनाना, नहीं बनाना तो आप भी बोलेंगे कि इट इज पोलर, इट हैज पोलर ऑर्बिट, इट हैज पोलर ऑर्बिट। इसका जो ऑर्बिट होगा ना वो पोलर ऑर्बिट होगा, पोल्स के ऊपर घूम रहा होगा। पोल्स पे घूमने का मतलब इस तरह से घूम रहा होगा, पोल पे घूमने का मतलब इस तरह से घूम रहा होगा, पोल के ऊपर घूमेगा, ठीक है जनाब। तो ये आखिरी पार्ट के अंदर उन्होंने थोड़ा सा बच्चे को घुमाया है कि भाई जियो स्टेशनरी नहीं है, तो जो जियो स्टेशनरी वाली बातें होती है उनको उल्टा कर देना है। बाकी ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा जी, अब कोई एबनॉर्मल? नहीं सर, एबनॉर्मल तो नहीं लग रहा, ये भी जून है, और जून में मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ कि पेपर बिल्कुल नॉर्मल होता है। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है, जब स्टूडेंट पढ़ता है डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड तो उसके जहन में बात आती है फील्ड को डिफाइन करना है, और फील्ड को डिफाइन करने में बच्चा ये लिखेगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज द रीजन वेयर एवरी मास, एनी मास एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, जहां इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पर ये गलत होगा,
जब कभी कहे ना डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो असल में वो पूछना चाह रहा है डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? मैं लिख नहीं रहा क्योंकि नीचे डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो एक तो मेरे ख्याल में आपके लिए शायद ये नई बात हो कि पूछनी होती है स्ट्रेंथ, लिखते हैं फील्ड की डेफिनेशन, तो भाई स्ट्रेंथ पूछ रहा होता है वो। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई एक सिमिलैरिटी बताए, कोई एक डिफरेंस बताए। ठीक है जनाब, एक सिमिलैरिटी। तो याद रखिएगा दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, नीचे मार्किंग स्कीम में इंग्लिश लिखी हुई, मैं लिखना नहीं चाह रहा, खाली समझा रहा हूं कि बोथ फोर्सेस ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों इनवर्स लॉ। हाँ बोल। अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है पोटेंशियल है, स्क्वायर हटा देंगे फिर। मैं समझा कि ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहे हैं, ठीक है ना। आपने सही कहा, वो कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, सर दोनों पोटेंशियल इनवर्सली हैं, इनवर्स है डिस्टेंस क्या, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के बजाय बोलेंगे बोथ पोटेंशियल ओबे इनवर्स डिस्टेंस लॉ, इनवर्स डिस्टेंस लॉ, बोथ पोटेंशियल ओबे इनवर्स डिस्टेंस लॉ। स्क्वायर नहीं होगा, आपने सही बात कही है। डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस ये है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, सर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। जब ऑलवेज अट्रैक्टिव है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी भी इक्वेशन देकर है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव एज इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ओनली अट्रैक्टिव, सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये तो दोनों का डिफरेंस हो गया। नीचे क्या लिखा पढ़ भी ले, मार्किंग स्कीम लगी हुई तो जरा और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए पहली बात तो उन्होंने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। और ये वाली बात भी है कि दोनों का पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है इंफिनिटी पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंफिनिटी पर होता है जीरो। पॉइंट्स ऑफ इक्वल पोटेंशियल लाई ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। सर ये क्या चीज है? तो इसको अब इन्होंने लिख दिया है तो समझा देना चाहिए। यार होता बेटा ये है कि अगर मैं एक सर्कल बनाऊं और सर्कल के अराउंड बाकी सर्कल भी बाई चांस मेरे सही बन जाए, जो कि नहीं बन पाए जो मैं बनाना चाह रहा था। ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, बस। बताइए इन सारे सर्कल्स के सेंटर एक ही है। जब सबका सेंटर एक हो ना तो इसको मैथमेटिक्स की जुबान में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इन तमाम कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। ये सबका सेंटर एक है तो हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस एक जैसा होगा, और सेंटर से डिस्टेंस एक जैसा होगा तो सबका पोटेंशियल भी एक जैसा होगा। तो वो तमाम पॉइंट्स जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के ऊपर होते हैं उनका पोटेंशियल भी इक्वल होता है। पर ये मुश्किल बात है, इसको याद ना करें। मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर याद करना है तो पहला पॉइंट कर लें, इनवर्स डिस्टेंस और इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, इट इज सिमिलैरिटी। और डिफरेंस ये मैं बता चुका हूं। अब जरा जल्दी से क्वेश्चन पर आ जाए जो मैथमेटिकल पार्ट है। सर इस मैथमेटिकल पार्ट को बेटा मैं कर दूंगा, आप लोग छाप लेंगे। 2 मिनट अगर मैं आपको दूं, सिर्फ 2 मिनट, इस सवाल को गौर से पढ़ें और देखेंगे आप क्या कर सकते हैं। खुद से बेटा पढ़ें, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट आप खुद से देखें आप क्या कर सकते हैं। सोचें इस सवाल में कि क्या हो रहा है। ये हमने शो करना है मैथमेटिकली।
शो मैथमेटिकली। दिमाग में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैं बोर्ड पे स्क्रीन पे कर रहा हूँ, जरा देखिए। देखिए बेटा, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये मैंने कैपिटल जी का फॉर्मूला लिखा ऊपर, ठीक है। उसके नीचे ई नजर आ रहा है, उसके नीचे ई नजर आ रहा है, तो मैंने इसी को डिवाइड करा दिया ई के फार्मूले से। ई का फार्मूला होता है के, गलत हो जाएगा, एग्जामिनर मुझे नंबर नहीं देगा अगर मैंने के लिख दिया, मैं बताऊं, क्योंकि के हम मैथमेटिकल क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग डाल देते हैं 9 एक्सपोनेंट 9। कभी भी डेरिवेशन कर रहे हो तो बेटा के मत लिखिएगा, के नहीं लिखिएगा। आयशा बताए बेटा, के नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आयशा जी? 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, ठीक है। अब आप जरा नोट कीजिएगा सर, दोनों में क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सर खाली आर स्क्वायर ही कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो लेफ्ट साइड पे बचा जी ओवर ई इज इक्वल टू, सर ये वाला जो नंबर है ना, ये तो सबसे नीचे लिखा हुआ है सर, ये 1/, है इसलिए ऊपर आएगा, और अभी ऊपर आएगा तो बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, और बाकी बचा m/q, ठीक है ना, m/q। जो बाकी बचा वो मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उन्होंने m/q को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। सर अगर उसने m/q को सब्जेक्ट बनाया हुआ है तो हम भी m/q को सब्जेक्ट बना लें और बाकी नंबर उठा के उधर फेंक दें। जब आप बाकी नंबर उधर फेंकेंगे तो g/e तो वहां पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पर ये पूरा का पूरा फैक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल जी, और इसी चीज का नाम उन्होंने रख दिया है अल्फा। इस पूरे कांस्टेंट को उन्होंने कह दिया अल्फा, लिखा हुआ है अल्फा इज अ कांस्टेंट। तो जितनी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं उन सबको उसने अल्फा लिख दिया। और इस तरह देखने में सवाल नया लग रहा है, लेकिन आपस की बात है, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें भी। इसमें भी आपने सिर्फ क्वेश्चन को यूं देखना है कि जी का फार्मूला, ई का फार्मूला, सब दोनों के फार्मूलाज को डिवाइड कर देना है। आपने दोनों के फार्मूलाज को डिवाइड किया, रिजल्ट आ गया। उसके बाद कह रहे हैं अल्फा की वैल्यू निकालो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो। अल्फा है क्या सर? अल्फा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डेटा शीट पे गिवन होती है 8.85 एक्सपोनेंट -11। कैपिटल जी की वैल्यू सर क्वेश्चन में गिवन होती है डेटा शीट में 6.673 एक्सपोनेंट -11। आप कैलकुलेटर नहीं चलाइएगा, जो आंसर बोले शो दैट वही आंसर लिख दीजिएगा, वही आंसर लिख दीजिएगा, तो इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं नजर आई हमें। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं कि अर्थ का मास इतना है, अर्थ का चार्ज इतना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना हो तो फॉर्मूला होता है के, यहाँ के लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको वैल्यू लिखनी है, क्योंकि आपको यहाँ वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद चार्ज, तो अर्थ की सरफेस पे चार्ज लेकर आ रहे हैं 4.80 एक्सपोनेंट 5, ये चार्ज लेकर आए अर्थ की सरफेस पे, इतना चार्ज है, ठीक है। और ई कैलकुलेट करा रहे हैं तो नीचे आएगा आर स्क्वायर, आर होगा अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। अर्थ का रेडियस इन्होंने दिया हुआ होगा, नहीं दिया हुआ, अर्थ का रेडियस नहीं दिया हुआ, फिर कैसे निकालेंगे? अज्यूम दैट अर्थ इज अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ मास इतना, द सरफेस ऑफ अर्थ कैरीज अ चार्ज इतना, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा भाई, रेडियस नहीं दिया हुआ, और जब रेडियस नहीं दिया हुआ तो सॉरी, ये वाला फार्मूला हटा लें, ये वाला फार्मूला हटा लें। फिर क्या करें? तो जो बेसिक फार्मूला था वो फेल हो गया, तो भाई क्वेश्चन के अंदर उसने ऊपर कोई फार्मूला ड्राइव करवाया है? हाँ सर आज करवाया उसने। जो फार्मूला ऊपर ड्राइव करवाया नहीं, ऊपर वाला फार्मूला यूज करवा लेगा आपसे। देखिएगा, एम मास ऑफ अर्थ सर दिया हुआ है, क्यू चार्ज ऑफ अर्थ सर दिया हुआ है, अल्फा सर अल्फा इसने अभी भी ड्राइव करवाया है, जी अर्थ है 9.8 होता है, ई कैलकुलेट करना है।
तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। अब वैल्यूज पुट करके मैं टाइम नहीं जाया करूंगा आपका, लेकिन आपको बात समझ में आई। पहले हमने तो वही जो अपना पुराना फार्मूला जहन में लाए, के क्यू अपन आर स्क्वायर, पर आर है ही। जब आर नहीं है तो हम तो फंस गए। तो हमने बोला भाई देखो, क्वेश्चन में उसने कोई फार्मूला ड्राइव कराया, हाँ उसी फार्मूले में ई निकालना है, बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, अरीशा आपसे हम बात कर सकते हैं, ई की यूनिट बता सकते हैं आप? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई? व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई? ई की यूनिट क्या होगी? ई होता है सर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, पर इसकी एक और यूनिट भी होती है, वो भी अगर आप लिख देंगे तो चलेगा, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी होती है और न्यूटन पर कूलम भी होती है। तो ये दोनों इसकी यूनिट्स होती हैं, दोनों इसकी यूनिट्स होती हैं, एंड दे आर एक्सेप्टेबल। आखिरी बात कह रहे, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड तो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। इस सवाल में अर्थ के चार्ज को उन्होंने नेगेटिव लिया है, नेगेटिव लिया है। अगर अर्थ का चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव में भी इनवर्ड डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक भी इनवर्ड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। ग्रेविटेशनल फील्ड तो होती ही इनवर्ड, यानी अंदर की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। तो कह रहे थे ना, अब दोनों टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होंगे, और कह रहे हैं दोनों को कंपेयर करें, तो दोनों को कंपैरिजन में कहूंगा कि दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, और वो सेम डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है जनाब, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये भी जून का सवाल था, इसलिए नॉर्मल सवाल था, जून था, नॉर्मल था। अच्छा जी, अब आ जाए नवंबर, नवंबर 2023। पहली बात कह रहे हैं, स्टेट व्हाट इज इंडिकेटेड बाय डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है, सर वो हमें क्या इंडिकेट कराती है, वो हमें क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमें क्या बताती है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें क्या बताती है? तो इसका आंसर ये है कि भाई अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, सर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से रिलीज करें, तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मूव करता है, सर वही डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वही डायरेक्शन होती है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? सर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास। ठीक है जनाब, कोई भी मास हो, और मास को अगर हम टेस्ट मास कहते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है कि उसके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं। तो किसी भी टेस्ट मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेस्ट मास, इट इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस। अच्छा, फिर आपसे कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की बात करें और बताएं वाई ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की सरफेस के नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होती है फॉर स्मॉल चेंजेस इन हाइट। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहा है? सर वो कहना ये चाह रहा है कि जी की वैल्यू 9.8 लेते हो, अर्थ की सरफेस पे भी 9.8 लेते हो, और अगर कोई बहुत टॉल बिल्डिंग हो, उस टॉल बिल्डिंग के ऊपर आप टॉप पे जाके खड़े हो गए, वहां पे भी जी की वैल्यू 9.8 ही लेते हैं। जबकि आपको पता है कि हम जमीन से जितना दूर जा रहे होते हैं जी की वैल्यू कम हो रही होती है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हम जमीन से थोड़ी सी हाइट पे ऊपर जाते हैं, थोड़ी सी हाइट, जो वैसे तो हमारे नजदीक बड़ी हाइट होगी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग की आप टॉप के ऊपर जा रहे हैं तो हाइट बड़ी है, लेकिन अर्थ के लिहाज से वो हाइट की कोई अहमियत ही नहीं है। तो कह रहे हैं उस कंडीशन में फील्ड कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कह रहे हैं एक्सप्लेन करें, और एक्सप्लेनेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की बात को भी यूज कीजिएगा। तो जरा उसका आंसर सुने। आंसर बेटा ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, वो फील्ड की लाइनें जहां एक दूसरे के करीब करीब होती हैं, जहां करीब करीब होती हैं, सर वहां फील्ड जो होती है ना स्ट्रांग बनती है। ठीक है ना, फील्ड स्ट्रांग बनती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं इस तरह की एक फील्ड बनाऊं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे फील्ड लाइन करीब करीब है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगी, यहाँ दूर दूर है, फील्ड वीक हो जाएगी। तो जहां पर डिस्टेंस कम होता है फील्ड स्ट्रांग होती है, जहां डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है फील्ड वीक हो जाती है। लेकिन जरा गौर से सुनिएगा, कहते हैं अगर आप कोई ऐसी हाइट की बात करें कि उस हाइट की वैल्यू अर्थ के रेडियस के मुकाबले में कुछ भी ना हो। भाई अर्थ का रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट 6 बहुत बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर के कंपैरिजन में बुर्ज खलीफा की भी जो हाइट होगी ना, वो हाइट अर्थ के रेडियस के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। और सर वो हाइट कुछ भी नहीं है तो जो फील्ड लाइंस होती है ना, वो फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है ना। जब स्मॉल डिस्टेंस होगा तो फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। देखो बेटा मैं एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूं, तो छोटे से सर्कल में लग रहा है कि ये लाइनें एक दूसरे से, इनके बिटवीन में सेपरेशन में चेंज आ रहा है। सेंटर पे लाइनें बहुत करीब करीब है, दूर जाओ लाइनें दूर होती जा रही हैं। लेकिन अगर मैं अर्थ की सरफेस से बुर्ज खलीफा तक की हाइट तक जाने की कोशिश करूं, तो वो जो हाइट होगी वो हाइट इतनी कम है कि उसमें फील्ड लाइंस के बिटवीन का जो गैप होता है इट रिमेन पैरेलल। और अगर वो पैरेलल रहते हैं तो फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता, फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर भी कोई चेंज नहीं आता। तो जरा बेटा ये वाली वर्डिंग सुनिएगा कि जब हाइट अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो, हाइट का चेंज अर्थ के रेडियस के मुकाबले में नेग्लिजिबल हो, तो जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल रहती हैं। ठीक है जनाब। और फील्ड लाइन अगर पैरेलल रहेंगी तो जाहिर सी बात है, फील्ड लाइन अगर पैरेलल रहेंगी तो जी में कोई चेंज नहीं आएगा। आपस की बात है कि नवंबर और इस पार्ट को पढ़े तो काफी अजीबोगरीब सी बातें हो रही हैं, वरना ऊपर अभी हम सवाल देख के आए, बिल्कुल नॉर्मल सी बातें। अच्छा जी और आगे आ जाए सर, और क्या हो रहा है। कह रहे हैं हमने जितने भी ग्रेविटी के सवाल करे हैं, सारे ग्रेविटी के सवालों में अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहे होते हैं वगैरह वगैरह। ये वाहिद सवाल मैंने नोट करा है अभी तक के अंदर कि वो अर्थ के अंदर चला गया। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर अर्थ के अंदर जा रहा है, अर्थ के अंदर, ये अर्थ के अंदर चला गया है। ग्राफ के अंदर देखिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। और इस ग्राफ के अंदर एक और नई बात लेकर आया है, वो ये कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं, ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं। इस क्वेश्चन में उसने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ग्राफ के अंदर वाई से डिनोट किया है। तो ये भी बच्चे को तंग कर रहा है। ठीक है, वाई से डिनोट कर रहा है। अच्छा जी अब जरा क्वेश्चन पढ़ लें ताकि बात समझ में आ जाए। कह रहे हैं जनाब स्फेयर है, उसका मास एम है, रेडियस आर है, एक लाइन बनी हुई है, उसके डिस्टेंस को डिफरेंट पोजीशन पे दिखाया गया है। ये उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ क्या है, ग्राफ पढ़िए, लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पर वाई है, ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस पर वाई है। स्मॉल जी नहीं बोला, बोला सरफेस पर जी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वाई है। क्वेश्चन है एक एक्सप्रेशन लिखो जिसमें एम आए और आर आए, बस एक्सप्रेशन लिखना है, कोई ड्राइव नहीं करना। इट इज नॉट ड्राइव, जस्ट एक्सप्रेशन लिखना है वाई के लिए। और वाई है क्या सर, वाई है ग्रेविटेशनल फील्ड, वाई के लिए ये लिखना है। तो सवाल कुछ घुमा रहा है ताकि बच्चा थोड़ा सा घूम जाए, और क्या पता आप घूम जाए। आमना आप हमें इसका आंसर बता सकती हैं, वाई के लिए क्या एक्सप्रेशन होगी। तो इसका आंसर होगा सर, हमें जी का फॉर्मूला आता है, जी का फार्मूला आता है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सर इस क्वेश्चन में उसने ग्रेविटेशनल फील्ड को जी के बजाय वाई लिखा है, बस जी की जगह वाई लिखा है, बस और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जनाब। खाली आपने जी की जगह वाई लिखना है और जी का फार्मूला लिख के बताना है। सवाल आप पढ़ लें, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज वाई। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम स्मॉल जी लिखते हैं वो वाई है, उसका फार्मूला लिखे, फार्मूला लिख दिया। कह रहे हैं अगर कोई दूसरा सिंबल आया है तो बता दें। तो सर एम आया हुआ है, आर आया हुआ है, जी इसमें नया सिंबल आया है, तो लिखोगे जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
जो कोई नया सिंबल आया है वो बता दें, वरना वाई पुराना है, एम पुराना है, आर पुराना है। तो जो सिंबल पुराने हैं उनको छोड़ दें, आप जो नया आया वो लिख दें बस। अच्छा जी, ये भी बड़ी मजाक की बात की है उसने। उसके बाद आखिर में क्या बोल रहा है? आखिर में कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई एट द सरफेस ऑफ स्फीयर जी ऑलवेज हैज अपोजिट साइन टू एक्स। अब ये भी एक अजीब सी वर्डिंग है, कभी भी बोले ना अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन का मतलब होता है कि अगर जी लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो राइट हैंड पर एक्स की वैल्यू माइनस में लिखूंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कभी भी हमने नहीं पढ़ाया है कि स्मॉल जी इज नेगेटिव, कभी भी नहीं पढ़ाया। इस सवाल में बोल रहे हैं कि जी नेगेटिव होता है, बताइए क्यों? तो उसका आंसर वही वाला होगा, वही वाला आंसर होगा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का था। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस होता है, उसकी क्या रीजन लिखते हैं? आमना आप हमें बताएं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस में हमेशा लिखते हैं, उसकी क्या रीजन बोलते हैं? आमना बेटा, बस 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 यही बात यहाँ पे लाके फिट कर देनी है। ठीक है, आप कभी भी देखें वो आ रहा है लफ्ज माइनस, तो आप समझ जाएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। इसका आंसर भी यही है, नीचे मार्किंग स्कीम लगी हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, सो जी इज नेगेटिव। और नेगेटिव के लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? जी और एक्स अपोजिट साइन के होते हैं। ठीक है जनाब, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, जब कभी पेपर खुदा ना खास्ता कोई बच्चा नवंबर का दे, तो नवंबर में कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब काम करते हैं, ऐसे ऐसे अजीब से सवाल लेकर आएंगे कि दिमाग खराब कर दें। अच्छा जी, और आगे चले, एक और बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जनाब, शो द वेरिएशन ऑफ जी विद एक्स अप टू 3 आर आउटसाइड द स्फेयर, स्फेयर के बाहर ग्राफ बनाए। अच्छा जी, कह रहे हैं ये जो हमने ग्राफ बना के दिया हुआ ना, ये स्फेयर के अंदर है, जो ग्राफ बना हुआ है स्फेयर के अंदर है, आप स्फेयर के बाहर का जाके ग्राफ बनाए। हमने कहा अच्छा, तो याद कीजिएगा, हम लोगों ने जितने भी आज तक के ग्राफ बनाए, सारे के सारे स्फीयर के बाहर के ही होते हैं। और स्फीयर के बाहर में याद है, जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है, तो इसका मतलब होता है हम सरफेस पर है। बताइए, जब डिस्टेंस आर होगा तो जी की वैल्यू +9.8 होगी, +9.8 होगी। लेकिन आज जो सवाल है नवंबर का, उसमें उसने लिखा है अपोजिट साइन। सर आप अपोजिट साइन बोल रहे हैं ना, तो मान लो भाई आज इसकी बात मान लो, और आर पर जी लेना माइनस का 9.8, आर लेना भाई माइनस का 9.8। जब आप जमीन की सरफेस पर हो, जब आप जमीन की सरफेस पर हो, तो आप जमीन के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर हो? जब आपका डिस्टेंस है कैपिटल आर, इस कैपिटल आर डिस्टेंस पर जब हम सरफेस पर आते हैं, तो सरफेस पर, ठीक है जनाब, ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8, पर यहाँ पे आज सवाल ही उल्टा चल रहा है, माइनस में लिख रहा हूं। अच्छा जी, अब आ गए 2 आर पे। सर 2 आर पे क्या होगा? सर 2 आर पे ना, सर 2 आर पे बताओ, 2 का स्क्वायर, बेटा देखना, 2 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, यानी जी की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। और 1/4 समझते हो, 0.25 हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी। 0.25 सर्च करो कहां पर है? सर ये रहा 0.25, ये रहा 0.25। सर 0.25 2 आर पे, ये वाला पॉइंट यहां पे मिलेगा आपको, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बेटा यहां पे मिलेगा आपको, ये वाला पॉइंट 0.25 है। जी 1/4 हो गई। जब आप 2 आर डिस्टेंस पे जाओगे, सर जब हम 2 आर डिस्टेंस पे जाएंगे, तो 2 आर डिस्टेंस पर, सर 2 आर डिस्टेंस पे 2 का स्क्वायर 4, ग्रेविटी हो जाएगी 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25। अच्छा सर 3 आर पर आ जाए, जब आप 3 आर पर आओगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 1/9, 1/9 कितना होता है? सर 1/9 मेरे ख्याल में होता है 0.11, और 0.11 में ऐसे एक्यूरेट नहीं ढूंढना, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, ये रहा 0.11। ये मैं एक्यूरेट नहीं लिख रहा भाई, ऐसी अंधी मार रहा हूँ। और इनको मिलाओगे ना तो ग्राफ की शक्ल बनेगी ये वाली, अभी क्लास पढ़ा लो। तो जो डिस्टेंस होगा बेटा, जो मैं खुद बताऊंगा। अच्छा बेटा, डिस्टेंस अर्थ की सरफेस पे डिस्टेंस आर, तो ग्रेविटी +1, +1 नहीं सर -1, क्या बोले इसको, -1।
और जैसे जैसे डिस्टेंस 2r करा, फिर 3r करा, तो आपस की बात है, कोई बहुत मुश्किल बात भी नहीं है ग्राफ। इस जैसे हम लोगों ने ग्राफ देखे हुए, लेकिन इस सवाल में उसने तबाही मचा दी कि जमीन के अंदर का जो ग्राफ दिखाया है ना, ये ग्राफ हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा। ग्राफ हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, जमीन के अंदर वाला ग्राफ हम लोगों ने कभी नहीं देखा। जमीन के बाहर वाला ग्राफ ये रहा, और ये ग्राफ भी हम लोगों ने जब कभी बनाया है, तो आप सबको याद होगा ग्रेविटी का ग्राफ हमेशा ऊपर से शुरू होकर यूं आगे खत्म हो रहा होता है। इस ग्राफ को हम लोग नीचे क्यों लेके गए? हाँ बेटा, आप बताइएगा। अलीजा, ये ग्राफ नीचे क्यों लेके गया? ऊपर क्यों नहीं बनाया अलीजा? जी 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 सर, उसने खुद ही लिया हुआ है कि आर पॉजिटिव लोगे तो डिस्टेंस नेगेटिव लोगे, ये नेगेटिव लोगे तो वो पॉजिटिव लोगे। तो आप देख लीजिए, जितने उसने आर प्लस 2r लिया है, तो ये माइनस का अच्छा, उसने प्लस माइनस लगा दिया है। नहीं नहीं, प्लस माइनस नहीं लगाया सर। अगर आप ये प्लस का लेंगे तो वो माइनस का लेंगे, अपोजिट ही लेना पड़ेगा। अगर आप आर प्लस का ले रहे हो तो वाई माइनस का लेना पड़ेगा। आर प्लस का ले रहे हो, देखो, आर प्लस का लोगे तो वाई माइनस का लेना पड़ेगा, और अगर आर माइनस का लोगे तो वाई प्लस का लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हमने जो बनाया इट्स ओके। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में एक गंदा सवाल था, मेरे ख्याल में, कि अगर खुदा ना खास्ता स्टूडेंट के हाथ में ये सवाल है, तो वो पहले पार्ट में तो चलो निकाल लेगा, पर इससे आगे वाले पार्ट में बोलेगा ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो नवंबर से बचना चाहिए, नवंबर से बचना चाहिए। अच्छा जी, मार्च में आ जाए। मार्च भी कोई अजीब सा ही होता है। मार्च के अंदर पहला पार्ट तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेगेटिव क्यों होता है सर? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो इसलिए हमेशा ये नेगेटिव होगा। उसके बाद जो ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ भी हम लोगों ने जितने पोटेंशियल के ग्राफ पिछली क्लासेस में देखे, वो सारे के सारे ग्राफ इस शक्ल के। ये वाला ग्राफ इसने आर के बजाय 1/r का ले लिया। सर 1/r का ले लिया तो वो स्ट्रेट लाइन बन गया। अब जब वो स्ट्रेट लाइन बना है, तो इसकी हैंडलिंग इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे, आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसी टाइम पे अगली क्लास रखी हुई है।